नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है अस्त ग्रह। साधारण विषय है, आप सभी शायद थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ जो कुछ भी नया या जो कुछ भी ऐसा है जो थोड़ा डाउटफुल है, उन सबको लेके चलते हैं। तो अस्त का मतलब क्या है, पहले यहां से लेते हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सबसे अधिक प्रकाशवान ग्रह वही है। उसका प्रकाश इतना, उसकी आभा इतनी ज्यादा है कि कोई भी और ग्रह उसके अगर पास आ जाता है डिग्री के हिसाब से तो वो अस्त हो जाता है। यानी जो उसके आगे से या पीछे से निकल रहा होता है वो अस्त हो जाता है। हर ग्रह की डिग्रियां फिक्स हैं। 6 ग्रह अस्त होते हैं क्योंकि सूर्य सबको अस्त कर रहा है, इसलिए वो खुद तो हो नहीं सकता। राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते क्योंकि वो पिंड नहीं है, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो एक छाया मात्र है। क्योंकि वो ग्रह ही नहीं है तो अस्त कहां से होंगे। तो एकदम कंफर्म कर लीजिए कि राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते। उल्टा राहु और सूर्य के जब बहुत नजदीक हो जाते हैं तो सूर्य ग्रहण बनता है, दोष बनता है, राहु सूर्य पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला एक सवाल आमतौर पे रहता है कि राहु अस्त होता है कि नहीं, केतु अस्त होता है कि नहीं, कभी भी नहीं। दूसरा, अब 6 ग्रह बचे 9 में से सूर्य हो नहीं सकता, राहु केतु हो नहीं सकते, बुध भी लगभग अस्त नहीं माना जाता। यानी बुध के अस्त के प्रभाव नगण्य है, ना के बराबर है। तो कुल 5 ग्रह यहां रह जाते हैं जो अस्त होते हैं, जिनके अस्त होने का प्रभाव आएगा। बुध भी होता है लेकिन उसका प्रभाव माना नहीं जाता। तो सूर्य से मंगल अगर 17 डिग्री आगे या पीछे, सूर्य से 17 डिग्री आगे या पीछे होगा मंगल ग्रह तो अस्त हो जाएगा। गुरु 11 डिग्री पर आगे या पीछे होने पर अस्त होता है। शनि 15 डिग्री, चंद्र 12, शुक्र 9 डिग्री। बुध के लिए 14 डिग्री है मार्गी होने पर, 12 डिग्री वक्री होने पर, लेकिन क्योंकि उसका प्रभाव नगण्य होता है इसलिए उसे फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हमने अभी तक क्या चीज समझी कि अस्त क्या होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के काफी निकट आ जाता है, तो सूर्य की सीध में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त का भाव क्या है? हर ग्रह की अपनी एक आभा है, या वो उसकी जो आभा है, जो उसका प्रकाश है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, तो उसकी अपनी प्रकाश, अपनी आभा सूर्य की आभा में छिप जाती है, इसलिए वो दिखना बंद हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें, अगर हम दिन में दीपक जलाते हैं तो दीपक जल रहा है फिर भी उसका प्रकाश हमें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि सूर्य का जबरदस्त प्रकाश में दीपक का छोटा सा प्रकाश गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। इसी को अस्त होना कहा जाता है। ये बात अब न्यूट्रल नहीं हुई, यानी ऐसा नहीं हुआ कि प्रकाश नहीं दिख रहा है तो बात 0 हो गई। ये बात माइनस में चली जाती है, क्योंकि दीपक अगर जल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका तेल भी खर्च हो रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था बेकार का। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई ग्रह जो प्रभावित करता है वो अपनी रश्मियों से करता है, अपने प्रकाश से करता है, और वो जब दिखना बंद हो जाता है तो उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। तो अस्त का अर्थ है प्रभावशाली नहीं रहना, उपयोगी नहीं रहना, कारगर नहीं रहना। तो अभी तक हमको ठीक से पता चला अस्त क्या होता है, कैसे ग्रह अस्त हो जाता है। राहु केतु कभी भी अस्त नहीं होते और बुध का अस्त का प्रभाव नहीं होता। मोटे तौर पर हम 4 बातें हैं समझ चुके और लेते हैं। अगर क्या अस्त होने पर सदा बुरा ही प्रभाव होगा? देखिए, पहले एक लाइन में समझ लीजिए कि अस्त मतलब कमजोर हो गया, प्रभावहीन हो गया, प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन अगर वो 6, 8, 12 इन बुरे भावों का स्वामी है तो उन बुरे भावों का प्रभावी होना, कमजोर हो जाना हमारे हित में है, हमारे लिए लाभदायक है। ये बात आपको इसलिए समझ आई कि अपरोक्ष रूप से लाभ हो रहा है, सीधे सीधे लाभ नहीं हो रहा है। 6, 8, 12 भाव का अस्त होना हमारे हित में है, हमारे हक में है। पर अगर वो ग्रह उसके साथ साथ किसी और शुभ भाव का भी स्वामी हुआ तो नुकसान होगा। प्लस अगर वो लगन का मित्र है तो भी नुकसान होगा।
तो हमने क्या सीखा कि छठे, 8वें, 12वें भाव का सेपरेटली स्वामी है, किसी शुभ घर का स्वामी नहीं है, तो उसका अस्त होना हमारे लिए बुरा नहीं है। पर अगर वो किसी शुभ घर का भी स्वामी है तो हमें उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। अगर वो लगन का मित्र और अस्त हो गया तो भी हमें दिक्कत आएगी। अगर वो कारक है कुंडली में तो भी हमें उससे तकलीफ देखने में आएगी कि भाई वो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। कुंडली में शुभ भाव का स्वामी है, शुभ ग्रह अलग, शुभ भाव अलग, शुभ फलदायक अलग, कारक के हिसाब से तीन अलग अलग बातें, तो उसका अस्त होना हमारे लिए बुरा है। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अस्त होगा तो किस तरह से, कहां का प्रभाव देगा? जब भी कोई ग्रह अस्त होगा तो वो उस भाव के कारकत्व को प्रभावित करेगा। जो ग्रह जो दे सकता है कमजोर होने पर वो नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझिए। एग्जाम्पल, सूर्य हमें सामर्थ्य देता है, बल देता है, हिम्मत देता है। उसके साथ अगर शुक्र आया और वो अस्त हो गया तो शुक्र क्या करता है? ऐश्वर्य देता है, धन देता है, अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख देता है। तो इन सभी चीजों को शुक्र जो दे रहा था अब नहीं दे पा रहा है, या कम दे पा रहा है, या ना के बराबर दे पा रहा है। तो प्रभाव कहां पड़ा? शुक्र के अपने कारकत्व पर, और वो जिन दो घरों का स्वामी है वहां से मिलने वाले सुखों को भी प्रभावित करेगा। मान लीजिए मंगल अस्त हो जाता है तो मंगल हमारे तेज का, हमारे प्रताप का, हमारे सामर्थ्य का, हमारे बल का, हमारे लड़ने की ताकत का, हमारी फाइटिंग स्पिरिट का कंट्रोलर है, ज्ञान का कंट्रोलर है, बुद्धि का कंट्रोलर है। और अगर वो अस्त हो जाता है, पूरी तरीके से डूब जाता है, तो इन्हीं सभी चीजों को जो वो दे सकता था अब कम देगा। ये हुआ उसका कारक प्रभाव। कल्पना कीजिए वो लग्न का भी स्वामी और अष्टम का भी, तो हमें दिक्कत बढ़ गई। कल्पना कीजिए वो दशम भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी, तो हमारी समस्याएं बहुत बढ़ गई। तो इस पर निर्भर करता है कि वो कहां कहां का स्वामी है। जिन दो भावों का स्वामी है वहां भी फर्क पड़ेगा। जो उसके कारक ग्रह है, जिस चीजों को वो संभालता है, कंट्रोल करता है, वहां भी फर्क पड़ेगा। ये सारी बातें हो जाती। अच्छा, कोई ग्रह वर्गोत्तम हो और अस्त हो जाए तो वर्गोत्तम बाद में, अस्त पहले। अगर वो अस्त हो गया तो उसके वर्गोत्तम होने का प्रभाव भी अब कम मिलेगा। कोई ग्रह कारक है और अपनी उच्च राशि में, कारक भी है, अति शुभ भी है, अपनी उच्च राशि में भी, और अस्त हो जाए तब भी अस्त का प्रभाव ही सबसे ऊपर गिना जाएगा। बाकी सभी बातें क्षीण हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। तो अस्त कितनी बड़ी बात है, अंदाज लगाइए कि कोई ग्रह अपना राजयोग बना रहा है, अपनी उच्च राशि में होकर बना रहा है, केंद्र में बैठकर बना रहा है, जितनी भी वैरायटी के राजयोग हैं, लेकिन वो सूर्य के साथ अगर अस्त हो जाता है तो प्रभाव उसका कम हो जाएगा, उतना नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये जो डिग्रीज की चर्चा हमने की, लिस्ट आपको दिखाई, प्रैक्टिस में ये किसी किताब में नहीं लिखा है। अब मैं जो बता रहा हूं ये अनुभव की बात है, ये पुस्तक में नहीं है। एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का है। 2 नवांश को जोड़ लेते हैं तो वो 6 डिग्री 40 मिनट के हो जाते हैं। तो अगर हम नवांश में देखें, इस बात को समझना आसान है, नवांश में देखें, सूर्य से वो ग्रह 2 घर आगे या 2 घर पीछे ही हो तो उसके अस्त होने का प्रभाव अधिक आता है। सूर्य से 1 घर आगे 1 घर पीछे है और अधिक आता है। सूर्य के साथ ही नवांश में भी बैठा है तो अत्यधिक प्रभाव आएगा। लेकिन अगर वो अस्त तो है डिग्री के हिसाब से, पर सूर्य से 3 घर आगे या 3 घर पीछे है नवांश कुंडली में, तो उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं आता जितना कि हमें मालूम देता है। तो ये भी हमें सीखना है कि हमेशा अस्त का एक जैसा प्रभाव नहीं है। जैसे मंगल 17 डिग्री पर अस्त है, लेकिन अगर वो 6.5 डिग्री पर होता तो उसके अस्त के प्रभाव अत्यधिक आते। 17 डिग्री पर होने पर थोड़े कम आएंगे जरूर। तो जैसे जैसे सूर्य के नजदीक रह जाता जाएगा उसका प्रभाव कम 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 होता जाएगा। जैसे जैसे सूर्य से अधिक होगा उसके अस्त के प्रभाव भी कम होंगे। यानी 17 डिग्री आगे और पीछे पर मंगल अस्त होने के बाद भी मैक्सिमम प्रभाव 6.5 डिग्री इधर 6.5 डिग्री उधर पर लगभग देगा। ये सारी चीजों पर लागू होता है, हर एक ग्रह पर। तो हमने इन सब सवालों को अभी तक समझ लिया। ग्रह कब अस्त होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, वो किस तरह असर करते हैं, अस्त होगा तो किन किन घरों को प्रभाव करेगा, हमेशा बुरा होता है कि हमेशा अच्छा, इन सब की चर्चा भी हो गई।
कारक है, अब मान लीजिए अकारक होकर के अस्त हो जाता है और किसी भी शुभ ग्रह का स्वामी नहीं है, लगन से भी उसका डायरेक्ट लेना देना मान लो नहीं बनता, तो इसका अस्त होना कुछ हद तक हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए अकारक है, हमारे लिए उसका होना ना होना बात बराबर है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपने कारकत्व का असर ना करे। मसलन मंगल अकारक होने के बाद भी अगर मंगल अकारक है और अस्त हो जाता है तो कुछ हद तक हमें लाभ हुआ, लेकिन जो उसकी सामर्थ्य है, तेज है, जोश है, वो सब चीजें तो गड़बड़ हो ही जाएंगी। कोई ग्रह नीच राशि में और अस्त हो जाता है तब उसका क्या प्रभाव होता है? तो ये सच है कि उसकी नीचता भी घट गई, क्योंकि अब नीच तो रहा ही नहीं जब अस्त हो गया। तो वो बेशक नीच राशि में था, पर क्योंकि अब वो नीच राशि में होने का अस्त हो गया तो अस्त का प्रभाव अधिक देगा, तो नीच का कम। कभी कभी ये थोड़ा बहुत फायदा देखने में आ सकता है, लेकिन घुमा फिरा कर सबसे बड़ी बात यह है कि अस्त का ही प्रभाव सबसे ऊपर है। तो दोबारा से हम सारी चीजों को ले लेते हैं। पहला कि अस्त क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। किस भाव से अस्त हो रहा है उस भावों का असर पहले करेगा। वर्गोत्तम है, राजयोग बना रहा है तो भी अस्त का प्रभाव जरूर आएगा। नवांश में अगर 2 घर आगे 2 घर पीछे है तो अस्त के प्रभाव अधिक, 1 घर आगे पीछे है तो और अधिक, और नवांश में सूर्य के साथ उसी घर में बैठता है तो मैक्सिमम प्रभाव आएगा, यानी कोई भी असर वो नहीं करेगा, नुकसान। ये अनुभव की बात है। इसके अलावा हमने जो चीजें समझी कि अस्त पे जितनी सवाल संभव थे हमने सारे लिए। तो हर ग्रह का जो कारक प्रभाव है उस पर दबाव डालता है। अब सवाल आता है कि क्या करें। 2 उपायों की बात करते हैं। पहले कि हम रत्न पहन सकते हैं और हम जाप और दान कर सकते हैं। कोई ग्रह कारक है, शुभ है, प्लेसमेंट के हिसाब से सही है, भावों के हिसाब से सही और अस्त हुआ है, तो निश्चय ही उसके लिए रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पावर दिए बिना काम चलेगा ही नहीं। फिर समझ लीजिए, कोई ग्रह कारक है, शुभ है, अच्छे घर में प्लेस्ड है, तो उसके लिए रत्न धारण करना ही चाहिए। कोई ग्रह ऐसा प्लेस्ड है कि कुंडली में अकारक है और बुरे घर में प्लेस्ड है और अस्त है, तो उसके लिए रत्न धारण नहीं करना, उसके लिए हमें मंत्र जाप करने। सभी ग्रहों के क्या क्या मंत्र हैं, इन 6 ग्रहों के मंत्र, विशेष तौर पर 5 के, मंगल, गुरु, शनि, चंद्र और शुक्र के, इन 5 के मंत्र स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन मंत्रों के जाप किए जा सकते हैं। अब आता है कि कोई 6ठे 8वें घर में बैठ करके अस्त हो जाता तो उनके लिए दान दिया जा सकता है, मंत्र जाप किए जा सकते हैं, पर स्टोन नहीं पहना जा सकता। तो उपाय की भी बात क्लियर हो गई, बल कैसे देना क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि करीब करीब सारे टॉपिक, सारे विचार इसमें आ गए हैं। फिर भी कोई सवाल रह गया है, आपके हृदय में है, जो मुझसे छूट गया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर पूछिए। मुझसे जितना संभव है मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।